एक महीना खूब है रीट पास करने के लिए। तो अब के आप इस एक महीने को बहुत सीरियसली तैयारी करना, क्योंकि अगर फेल हो गए पात्रता में तो उसके दो लॉस होंगे आपको। पहला लॉस ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। पात्रता फेल होने का मतलब ये होता है कि मन में ये फीलिंग आएगी कि मेरी पात्रता ही नहीं हो रही है तो फिर मेंस तो क्या होगी। ये सबसे बड़ा लॉस है। ये इससे ये उससे भी बड़ा लॉस है कि अटेम्प्ट ही खराब हो गया। अटेम्प्ट खराब होगा ना, क्योंकि पात्रता में फेल हो गए तो आपके मेंस तो कोई काम की नहीं रही। आपका दिल दुखेगा उस समय जब मुख्य परीक्षा के फॉर्म आएंगे और आप फॉर्म भर नहीं पाओगे। उस समय अंतरात्मा ना अंदर से रोज ही रोएगी अंदर से कि मेरा फॉर्म सबमिट ही नहीं हो पा रहा है। क्यों होगा? क्योंकि वो तो ये कहता है कि फॉर्म सबमिशन के लिए आपकी रीट पात्र होनी जरूरी है। और ये अंदर से जो ग्लानी होगी, आत्मग्लानी होगी, ये बहुत ही बुरी होती है। मैं आपको 30 दिन पहले इस बात की चेतावनी दे रहा हूं कि आत्मग्लानी बहुत बुरी होती है। तो अभी आगे का जो 30 दिन है, वैसे हमारे पास में एक ठीक ठीक एक महीना है अभी, ठीक है। इस एक महीने के अंदर मैं आपको कुछ हिदायतें दे रहा हूं। इन बातों का आप ध्यान रखना। ऐसे समझना कि एक बड़े भाई ने हिदायत दी है या अपने शिक्षक ने हिदायत दी है और आपको उसका पालन करना है। कर लोगे? सबसे पहली चीज कि इन 30 दिनों में आप विभिन्न प्रकार की बहस से दूर रहोगे। बहस कैसी? बहस चलती रहती है, कभी सीट को लेके, कभी परीक्षा की तिथि को लेके। सोशल मीडिया पे बहस हर मुद्दे पे चलती है कि सीट कम है, परीक्षा आगे बढ़ाओ, कि ये करो वो करो। ये सब चलता रहता है, ये पार्ट है। कुछ दुनिया में सारे बच्चे सीरियस नहीं होते। आप में से भी अभी इतने बच्चे बैठे हैं, देखना लास्ट दिनों में ऐसी स्थिति आएगी कि 300 बच्चे बचेंगे। इस बहस से न तो सार्थकता सिद्ध नहीं होती। मतलब जैसे सीट पे बहस कर रहे हो तो आपके सोचने से सीट नहीं बढ़ेगी। बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। फिर क्यों अपनी ऊर्जा खराब करनी। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया की बहस से आप दूर रहना मेरी पहली हिदायत है। ये पढ़ाई बाद की बात है, क्या करना है कैसे करना मैं सारी बात बताऊंगा आपको। बहस से दूर करने का यही तरीका है कि इस एक महीने तक आप मोबाइल से बहुत दूर रहें। बहुत जरूरी काम होता है तो 5 मिनट 10 मिनट किसी से बात करनी है, घर पे बात करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को कैद कर लो, नहीं। आप देखिए, मोबाइल देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मगर जैसे कोई मैसेज देख लिया, कोई काम का था तो ठीक है, नहीं तो वापस उसको बंद कर दो। कहीं बहस चल रही है, सीट वीट मारने दो ना, अपने को क्या करना है। अपने सोचने से कुछ भी नहीं होता। इस बहस से आप बिल्कुल अपने आप को अलग ही कर देना। ये मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहस से आपको पता है न केवल समय खराब होता बल्कि ऊर्जा भी खराब होती है। तो इस चीज से बिल्कुल आप दूर हो जाना, पहली बात तो ये। क्योंकि परीक्षा के टाइम में ये एक सामान्य चीज है जो चलेगी। एक तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि मोबाइल वगैरह इस दुनिया से थोड़ा दूर हो जाना, और बेहद लिमिटेड 10-15 मिनट 20 मिनट का अगर स्क्रीन टाइम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, सुबह से शाम तक का अपना थोड़ा सा शेड्यूल जो है वो आगे 30 दिन तक बिल्कुल व्यवस्थित कर देना। और अगर सामाजिक कार्यक्रमों में जाओगे, पंचायतियों में जाओगे, फालतू समय खराब करोगे तो ये शेड्यूल बिल्कुल व्यवस्थित नहीं चलेगा। शेड्यूल उन बच्चों का व्यवस्थित चलता है जो अनुशासित तरीके से काम करते हैं, डिसिप्लिन्ड है अपनी लाइफ में। उसको पता है कि उसके सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है। वो आपके नहीं जाने से भी शादी हो जाएगी, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जाने से भी कोई इज्जत नहीं है, वैसे भी मैं बता रहा हूं आपको। वहां जाके भी आपको कोई बात भी नहीं करेगा, ठीक है खाना खा के आ जाओगे, 4 घंटे बर्बाद करोगे, इससे अच्छा घर की दाल रोटी खा लेते। थन तो कार्ड ही हूं जो व्हाट्सएप माथे ज भेजो, उससे व्हाट्सएप देखो ने हमें देना बंद कियो रो, तो क्यों अपना समय खराब करना। 27 तारीख तक मेरी बात मानो,
तो आप अपने अध्ययन केंद्र से कहीं, अध्ययन केंद्र का मतलब वो रूम भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, लाइब्रेरी भी हो सकती है, जहां पे भी आप पढ़ रहे हो, आगे 27 तारीख तक उससे बाहर ही मत निकलना। समझ गए बात को? पहली चीज। दूसरी बात, सुबह से शाम तक का शेड्यूल फिक्स कर दो। जैसे मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग जैसे कुछ बच्चे जल्दी उठ जाते हैं 5 बजे, 4:30 बजे, 3 बजे, कुछ बच्चे थोड़े लेट उठते हैं तो वो रात को लेट नाइट सोते हैं। अब पूरा शेड्यूल फिक्स कर दो। जैसे जो मनुष्य की बुद्धि होती है ना, वो हर टाइम अलग तरीके से काम करती है। जैसे सुबह का जो टाइम होता है, उस समय व्यक्ति लॉजिकल सोचता है, तार्किक होता है, सोचने पर ज्यादा काम किया जा सकता है मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में ऐसे सब्जेक्ट पढ़ो जो थॉट्स आधारित हो, सोचने के आधारित हो। जो ज्यादा बोरिंग लगते हो तो बस कोशिश करो कि जो टीचिंग मेथड्स हैं, 4 भाग के 40 से 50 नंबर की टीचिंग मेथड आते हैं और 30 नंबर की साइकोलॉजी, लगभग 50% पोर्शन दोनों का है। सुबह सुबह 3-4 घंटे इस पे काम करिए आप। जैसे 1-2 घंटे साइकोलॉजी पढ़ लो बढ़िया, फिर 1-2 घंटे एक विषय के मेथड पढ़ लिए, वो मेथड 3 दिन में पूरे कर दिए तो दूसरे विषय के मेथड शुरू कर दो। ऐसे 1-2 घंटे मेथड, 1-2 घंटे साइकोलॉजी, घुमाते रहो। मॉर्निंग का टाइम इस पोर्शन को दे दो आप, और ये पोर्शन आपको रीट मेंस में एज वेल एज यूज आएगा, पूरा का पूरा। समझ गए? ये पोर्शन आपको मेंस में भी काम देगा। तो मॉर्निंग के टाइम आप साइकोलॉजी और मेथड इसको ले लो और हर दिन सुबह 3-4 घंटे बढ़िया पढ़ लो। अब इसमें यूं नहीं है कि भाई 6 बजे उठ के शुरू करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 बजे उठे, 7 बजे शुरू कर दो। अगर रात को लेट सोए थे, 8 बजे उठे हो तो 8 से लेके 11-12 बजे तक पढ़ लो। 5 बजे उठे हो तो 5 से लेके 10 बजे तक पढ़ लो। मतलब इस तरह से इसको सुबह सुबह ये कर लो पूरा काम। और रात का जो समय है, उस समय आप कठिन सब्जेक्ट होते, क्योंकि दिन पूरा दिमाग विभिन्न स्थितियों से लड़ा हुआ होता है। कोई गरम फोन आ तो गरम लड़ी जुड़ो है, मतलब आदमी कई जगह लड़ी जाए, बताओ कौन बार पूरे जीवन में संघर्ष कई हो रहा है। तो दिन पूरे में लड़ी जे शाम तक स्थिति आती है कि मस्तिष्क बहुत मच्योर होता है, बिल्कुल परिपक्व। ऊटने गणित पढ़ लो, रात्रि आदमी मस्तिष्क बढ़ जासे गणित में है जा, और 2 सवाल किया, बढ़िया उत्तर आ गया। गणित कैसे पढ़नी होती है? जैसे एक प्रश्नावली, अब देखो हूं तुम्हारे गणित मास्टर हूं कौन, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि जैसे गणित की जो बुद्धि होती है ना, वो ये कहती है कि हर दिन भले एक ही सवाल करो मगर करते रहो, गणित की बुद्धि एक्टिव रहेगी। अब जैसे पहली सवाल प्रश्नावली उठाई, उसके 3-4 सवाल मिला लिए, बस खूब है, कम से कम इतना हो गया। दूसरे दिन दूसरी प्रश्नावली के कोई 3-4 ऐसा सवाल नहीं जो थानो आवे वो ही मिला यार, कोई नया सवाल ढूंढो, मिला लो। दिन के समय ग्रामर देख लो और साथ साथ में देखते रहो। जैसे संधि पढ़ रहे हो, हिंदी की पढ़ ली, फिर संस्कृत की देख लो, क्योंकि थोड़े थोड़े उसमें डिफरेंस है, दोनों साथ में पकड़ में आ जाते हैं। पर्यावरण के लिए क्या करना, आप पुराने जो रीट के 3 पेपर हुए, 3-4, उनके पेपर्स लाना और उसमें देखना है कि किन किन टॉपिक से सवाल आए हैं। उन टॉपिक के नीचे अंडरलाइन कर देना, वो टॉपिक पढ़ लो, बाकी छोड़ दो। आरटी पढ़ लेना, एनईपी पढ़ लेना, नया जुड़ा है, और इसके साथ साथ में आपकी योजनाएं पढ़ लेना टीचिंग्स की सारी। ये नए जुड़े हैं तो पढ़ना ही है। राजस्थान इतिहास संस्कृति आप पढ़े हुए हो, काफी पढ़ाया है आपको, कुछ टॉपिक रहे तो अलग बात है, बाकी लगभग काफी पढ़ा दिया है, वो पढ़ना ही है। और इसके अलावा जैसे कोई पर्वत आरोही है या फिर कोई ग्रंथियान वगैरह जो साइंस में 1-2 टॉपिक है, या कोई कृषि है, उद्योग है, ऐसे जो कुछ टॉपिक फिक्स है जहां से प्रश्न कंफर्म आ रहे हैं। क्योंकि देखो पर्यावरण के साथ क्या है कि 75 टॉपिक है, सवाल देने हैं 15, तो 50 छोड़ने हैं। तो आप कोई भी 50 छोड़ दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे किसी की गणित बहुत अच्छी है तो फिर वो ये पर्यावरण का पोर्शन रात को पढ़ ले, गणित को थोड़ा 1-2 सवाल करके पर्यावरण देख ले 1-2 घंटे। किसी की व्याकरण बहुत शानदार है तो व्याकरण को थोड़ा कम टाइम देके पर्यावरण दिन में ले ले। पर्यावरण को आपको सेट करना है आपकी सहूलियत के अनुसार। जो पोर्शन बहुत अच्छा है उसके साथ पर्यावरण को थोड़ा देख लो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप 150 का एक साथ लेके चलोगे।
तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा। नहीं तो पता क्या दिक्कत आएगी, जैसे मान लो आप एक एक सब्जेक्ट करोगे तो एक पूरा पढ़ोगे तो दूसरा छूट जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा करोगे तो पहला भूल जाओगे और मन में हमेशा रहेगा यार ये तो एक सब्जेक्ट हुआ, चार रह यार। अरे महीना में अड़ी हालत खराब हो है, दिमाग खराब हुए करे, पूरा टेंशन लोड ले मर गयो हो तो वो की मार तो कहे हैंग छूट गया एक ही हुआ सब्जेक्ट। तो थोड़ा सा क्या है व्यवस्थित कर